नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्यों जब हम दो डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो सेम टाइम पे अर्थ के सरफेस को टच करती है, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आज के क्लास में हम लोग इन्हीं सारे सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। According to Newton, every object in this universe attract every other object with a certain amount of force. The force with which two objects attract each other is called gravitational force. इसका मतलब इस यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट होगा, और अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट है तो उस मास के कारण वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेगा, कुछ ना कुछ फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करेगा। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आया। मतलब दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट होगा, और अगर मास प्रेजेंट है तो उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होगा। ठीक है, ये यूनिवर्स में भी होता है, अर्थ के सरफेस पे भी होता है, हर जगह होता है। अब ये तो पता चला कि फोर्स अप्लाई होता है, बट ये फोर्स होता कितना है और ये फोर्स किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। देखिए, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है ना कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेगा, बट कितने अमाउंट के फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, इसको हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो देखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो मास पे डिपेंड करता है और उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखा गया है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी दो ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसके बीच लगने वाला फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स का अमाउंट भी बढ़ेगा, अगर मास कम होगा तो फोर्स का अमाउंट भी क्या होगा, कम होगा। साथ ही ये भी लिखा गया है कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो उसके बीच लगने वाला ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये समझ आ गया। आगे देखते हैं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि अगर इस दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ हो जाए, ठीक है, अर्थ भी तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स अप्लाई करती है ना। जैसे अर्थ, अब यूनिवर्स में देखे या सोलर सिस्टम में देखे तो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी बॉडीज प्रेजेंट हैं, वो सब एक दूसरे पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। तो अर्थ भी तो अप्लाई करती होगी ना किसी दूसरे प्लैनेट पे या फिर सैटेलाइट्स पे, बट अर्थ के सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, अर्थ उन सब पे भी क्या करती है, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करती है। तो देखो, फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला तो यही है, क्या, F इज इक्वल टू कैपिटल जी। यहाँ पे कैपिटल जी क्या था, देखिए यहाँ पे कैपिटल जी था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल जी m1 m2 और अपॉन में क्या, r²। तो देखिए, अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट के केस में भी जो फोर्स हम फाइंड करेंगे, फोर्स तो इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझना है कि स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है ना कि जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उनको ये लगता है ना ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक फोर्स का वैल्यू है जो अर्थ क्या करती है, अपने सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर ये अप्लाई करती है, और इसी की वजह से क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नीचे ड्रॉप होता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो इससे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स अप्लाई होता है ना, तो फोर्स अप्लाई होने के कारण उसके स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज आता है। जैसे अगर वो पहले क्या था, रेस्ट में था, फोर्स लगने के बाद मोशन में आ जाएगा ना। तो देखिए, फोर्स जो लगाए उस फोर्स के वजह से वो मोशन में आ गया, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई ना, और मास पहले से क्या है, प्रेजेंट है ना, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। अब ऐसे समझिए कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे
तो वो ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो पहले तो स्टार्ट रेस्ट से जब मोशन में आना स्टार्ट हुआ तो पहले तो कम वेलोसिटी के साथ, फिर जैसे जैसे फोर्स लग रहा है धीरे धीरे उसका स्पीड या वेलोसिटी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। इसका मतलब जैसे जैसे हम फोर्स के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, और कितने पर यूनिट टाइम में ये वेलोसिटी बढ़ेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ऐसे समझिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, आफ्टर 10 सेकेंड नहीं, आप समझिए यहाँ पे आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड अगर इसका स्पीड हो जाता है 35 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड में इसका जो स्पीड है वो कितना बढ़ गया, 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया ना। तो यही 5 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू फोर्स जो इस पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, अब देखिए अर्थ भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट में भी तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होगा ना। तो वो जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसके वैल्यू को जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये पता चलेगा कि वो जो एक्सेलरेशन का अमाउंट है वो जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है फोर्स ना, उसके मास पे डिपेंडेंट होता ही नहीं। तो पहले समझते हैं इसका फॉर्मूला कि कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना उसके मास से बिल्कुल भी फ्री होती है। ठीक है, देखिए आप यहां पे समझिए कि देखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करते हैं ना, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जब अर्थ के केस में वर्टिकल फॉर्म में देखेंगे तो यही एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, जी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडीज, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए फोर्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये मास क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, जिस पे अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही है ना। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कैपिटल जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ ये स्मॉल एम ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे जो स्मॉल एम है वो भी क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स के फॉर्मूले के जगह पे हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन लिखे थे, तो यहाँ पे बचा क्या, ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन ना, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकल के आया, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप समझिए, और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं अर्थ के केस में, स्मॉल जी बोल देते हैं ना। यानी स्मॉल जी का जो फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ वो क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या फाइंड आउट हुआ, वो फॉर्मूला आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ देम, जो डिस्टेंस है उसके बीच उसके स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल के आया, इसके फॉर्मूले में कहीं भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब अर्थ जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके मास से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। वो छोटा ऑब्जेक्ट भी हो, वो बड़ा सा ऑब्जेक्ट भी हो, कितना भी मास में डिफरेंसेस हो, ये जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो तो सेम ही होगा ना। और इस फॉर्मूले के वजह से हम जो फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू, आप देखो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू पता होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको मास ऑफ अर्थ भी पता है और आपको रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर ये अर्थ है, ठीक है, अगर ये अर्थ है तो ध्यान से देखिए इसके सेंटर से इसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, रेडियस होगा ना। और इस रेडियस के कंपैरिजन में अगर इसके हम सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका डिस्टेंस तो बहुत नेग्लेजिबल हो जाएगा ना। आप देखो अगर अर्थ इतना बड़ा है और इसके रेडियस को हम इस लाइन से शो कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हम डिनोट भी नहीं कर सकते हैं कि वो अर्थ सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है। ठीक है, इसका मतलब हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ही आ जाएगा। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ अर्थ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू तो ऑलरेडी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसी से जो स्मॉल जी का वैल्यू निकल के आता है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो क्या होता है, फिक्स हो जाता है हर एक मास के ऑब्जेक्ट के लिए। और यहीं से ये कंसेप्ट निकल के आता है कि कोई भी मास, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास, जिसके मास के बीच कितना भी डिफरेंसेस हो, एक छोटा सा हो एक बहुत बड़ा हो,
बट अगर क्या करेंगे हम उसको सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, वो सेम टाइम पे ही नीचे आके अर्थ के सरफेस को टच करेगा। बट देखिए नॉर्मल एटमॉस्फेयर में अर्थ के ऊपर अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों के टाइम में थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस देखने को मिलता है। ये डिफरेंस आ जाता है एयर के ड्रैग के वजह से। आप समझिए हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है ना, और एयर प्रेजेंट है तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा बीच में उसको क्या करना पड़ेगा, एयर का ड्रैग फेस करना पड़ेगा ना। अब आप बताओ जिसका मास ज़्यादा होगा या फिर जिसका एरिया ज़्यादा होगा, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा और मास कम होगा उसको इस एयर का ड्रैग क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। और जिस पे ये कम होगा यानी सरफेस एरिया कम है साथ में उसका मास बहुत ज़्यादा है तो उस पे एयर के ड्रैग का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। इसलिए क्या होता है, जो भारी ऑब्जेक्ट है या फिर जिसका सरफेस एरिया क्या है थोड़ा सा कम है वो जल्दी नीचे आ जाएगा, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है वो क्या होगा, थोड़ा सा लेट से नीचे आएगा। बट अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग वैक्यूम में करेंगे तो वैक्यूम में क्या होगा, आप देखो कितने भी भारी ऑब्जेक्ट और कितना भी लाइट वेट ऑब्जेक्ट आप ले लो, दोनों को सेम हाइट से जब आप गिराएंगे तो दोनों क्या होगा, सेम ही टाइम पे नीचे आएगा। तो आपको समझ आ गया कि क्यों जब दो डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट को हम सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वो अर्थ सरफेस पे सेम ही टाइम पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। ऐसा क्यों होता है, उम्मीद है आपको इस बात का पता चल गया होगा। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर ऐसे ही किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से रिलेटेड शॉर्ट्स को एक्सपेरिमेंट को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट के मीडियम से बहुत ही अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।